नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। बड़ा झटका लगा है। पंजाब कांग्रेस के दिग्गज सुनील जाखड़ आज बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलवाई। जाखड़ ने कुछ दिन पहले ही अनुशासनहीनता का नोटिस मिलने पर कांग्रेस छोड़ दी थी। इससे पहले गुजरात से कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। जाखड़ का परिवार करीब 50 साल कांग्रेस में रहा। इस वक्त उनकी तीसरी पीढ़ी से भतीजे संदीप जाखड़ कांग्रेस के विधायक बने हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जाखड़ ने कहा कि 1972 से लेकर 2022 तक हर अच्छे बुरे समय में हमारा परिवार 50 साल तक कांग्रेस के साथ रहा। जाखड़ ने यह भी कहा कि मैंने कभी राजनीति को निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कभी किसी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। सुनील जाखड़ ने एक परिवार से रिश्ता तोड़ा तो कुछ आधारभूत बातें थी। मैंने राष्ट्रीयता, एकता और पंजाब के भाईचारक साझ के लिए यह कदम उठाया। सुनील जाखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं 1.5 साल संसद में रहा। प्रधानमंत्री मोदी करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए पंजाब आए थे, तब उनके साथ लंगर छका और बातचीत का मौका मिला। अब उन्होंने लाल किले पर हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व बनाया। अनिल बलूनी जी ने आपके सामने इस विषय को रखा है कि सुनील जाखड़ जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सब के लिए खुशी का विषय है कि सुनील जाखड़ जी जो एक अनुभवी नेता और जिन्होंने लगभग 3.5 दशक राजनीति में एक अपना स्थान बनाया है, ऐसे व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आपने कई जिम्मेवारियां निभाई हैं। प्रदेश के कांग्रेस के एक समय अध्यक्ष भी रहे, एलओपी भी रहे, लोकसभा में भी रहे, विधानसभा में लंबे अरसे तक रहे और एक अपनी खास छवि पार्टी से अलग हट करके आपने। आदरणीय बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब, जो आपने मुझ जैसे व्यक्ति को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके साथ उनकी सहमति से मुझ जैसे व्यक्ति को आज अपनी पार्टी में शामिल होने का ये मौका दिया। मैं आभारी हूं मंच पे जो मौजूद हमारे प्रभारी अनिल बालूनी जी हैं। मैं आभारी हूं खास तौर पे प्रवेश वर्मा जी का, जो खास तौर पे इस मौके पे यहाँ पहुंचे हैं। मैं आभारी हूं अरविंद खन्ना जी का। मैं आभारी हूं मनजिंदर सिंह सरसा जी का। मैं आभारी हूं परमिंदर जी का कि आप सबके सहयोग से आज इस बीजेपी के मंच पे नड्डा साहब की हाजिरी में बीजेपी में शामिल होने का मौका आपने दिया। धन्यवाद नड्डा साहब। आइए आपको दिखाते हैं आखिर कौन है सुनील जाखड़। कांग्रेस के प्रमुख हिंदू नेता, पंजाब में धाकड़ नेता सुनील जाखड़ अबोहर के गांव पंचकोशी के रहने वाले हैं। जाखड़ का परिवार 3 पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़ा रहा। जाखड़ 2002 में पहली बार अबोहर शहर से विधायक चुने गए। अबोहर शहर से 3 बार विधायक रहे सुनील जाखड़। 2012 से 2017 तक पंजाब विधानसभा में
विपक्ष के नेता भी रहे। 2017 के बाद जाखड़ पंजाब कांग्रेस के प्रधान रहे। सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस के प्रमुख हिंदू नेता थे। और आज इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय इंद्रजीत सिंह, दिग्गज और कद्दावर हिंदुस्तान की राजनीति का वो नाम। ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री और देश के राष्ट्रपति रहे। उनके पोते इंद्रजीत सिंह हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। रत्नाकर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस और जाने माने पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक पीयूष पंत, आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले रत्नाकर जी आपके पास आएंगे। रत्नाकर जी, ये चिंतन शिविर का जो चिंतन खत्म हुआ है उसके बाद लगातार जो खबरें आ रही हैं वो कांग्रेस को चौंकाने वाली हैं, लेकिन कांग्रेस को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है और वो ड्राफ्ट क्यों नहीं तैयार हो पा रहा है जिससे परिवार की टूट फूट बच जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए त्रिशूल जी, ये सुनील जाखड़ हुए, चाहे हार्दिक पटेल हुए, चाहे सिंधिया जी हुए, चाहे जतिन प्रसाद जी हुए, इनकी पीढ़ियां जरूर, हार्दिक पटेल उसमें नहीं है, इनकी पीढ़ियां जरूर कांग्रेस के साथ जुड़ी रही। और कांग्रेस जब भी कमजोर टाइम में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी तभी भी ये लोग कांग्रेस के साथ खड़े थे। और कांग्रेस आज जब कमजोर हुई है तो ये दूसरी या तीसरी पीढ़ियां जो है इनकी, ये कांग्रेस को छोड़ के भाग खड़े हुए। कहीं न कहीं इनके ऊपर ये निजी स्वार्थ जो है वो हावी हो गया है जी, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा दल होता है और दल से बड़ा देश होता है। अगर आप दल को संगठन को मजबूत करने का काम आप नहीं करेंगे और निजी स्वार्थ जब आपके ऊपर हावी हो जाएगा तो इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। और जैसा कि देखिए, चुनाव से पहले भी बड़े नेता हो, चाहे 5 राज्यों का चुनाव पहले भी ले लीजिए, चाहे गुजरात का चुनाव अभी जो होने वाला है इस साल के अंत में, वहां पे भी दल बदल का जो कार्यक्रम ये चालू हो गया है। हार्दिक पटेल जो महज 3 साल ही हुए थे उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, और जब वो शामिल हुए तो वो कसम खा रहे थे कि लड़ूंगा, जीतूंगा और मरते दम तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह की बात करने वाला व्यक्ति रातों रात उसकी जो है विचारधारा बदल जाती है और वह गांधीवादी विचारधारा से गोडसेवादी विचारधारा की तरफ आ जाता है। तो कहीं न कहीं यह देखने वाली चीज है कि इसमें यह व्यक्ति निजी स्वार्थ इसमें निहित है। और जब निजी स्वार्थ आ जाता है, मतलब जितने भी लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं उनका निजी स्वार्थ है और शायद उनके लिए स्वार्थ ही सब कुछ है, राजनीति कुछ नहीं है, उनके लिए जनसेवा कुछ नहीं है और उनके लिए वो फैसले कुछ नहीं है जो कांग्रेस नहीं ले पा रही है। देखिए त्रिशूल जी, ये राहुल गांधी जी ने एक बात कहा है, आज हम लोग लड़ रहे हैं किस किन परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। आज हम लोग सरकार के उन सब तानाशाही रवैयों से लड़ रहे हैं जो एक लोकतंत्र के लिए खतरा है। चाहे आप लेकिन देखिए रत्नाकर जी आप लड़ रहे हैं, देखिए लड़ रहे हैं आप। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, परिवार क्यों टूट रहा है? परिवार को जोड़े रखने का कोई समाधान आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है मेरा आपसे। मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी की बात पूरी करते हुए मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने कहा था कि आज देश में सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है लोकतंत्र के ऊपर। संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, नेताओं के आवाज को दबाने के लिए, उनको मजबूर करने के लिए, दल बदल करने के लिए, तो जो आगे भी व्यक्ति इन सब चीजों से डर जाएगा, फांसीवाद ताकतों से डर जाएगा, वह निश्चित रूप से कांग्रेस छोड़कर जाएगा। और कांग्रेस में उनके लिए जगह नहीं है। कांग्रेस में वही लोग रहेंगे जो डरेंगे नहीं। ठीक है, यही बात आपके प्रश्न का जवाब जो मैं डर के जा रहे हैं ना। ठीक है इंद्रजीत सिंह जी, बहुत लंबे समय से तकरीबन आपका परिवार भी 50 साल से ज़्यादा से कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा और उस हर एक ऊंचाई तक पहुंचा जहां राजनीति की, जहां संविधान की लास्ट सीढ़ी होती है। क्या ऐसा कारण रहा कि इंद्रजीत सिंह जी, सुनील जाखड़ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए? क्या बड़ा कारण मानते हैं कांग्रेस छोड़ने का और बीजेपी में जाने का?
देखिए, कांग्रेस ने हमेशा ही आदमी को यूज किया है, और ये शुरुआत अभी भाई साहब जो बोल रहे थे राजीव गांधी जी के बारे में, और ये शुरुआत ही राजीव गांधी जी ने करवाई थी। जब हिंदुस्तान के अंदर जब गांधी जी और ज्ञानी जी का चल रहा था, कांग्रेस चल रही थी, बड़ी ईमानदारी से कांग्रेस चल रही थी। जब से राजीव गांधी जी आए हैं तब से कांग्रेस में कहते हैं दलदल शुरू हो गया था, और तब से ही ये सारा पंगा पड़ा है। और आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस आदमी ने, जिस कांग्रेस ने गुरु की धरती का अपमान किया हो, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। और मैं आपको बता दूं, जब ये दिसंबर में मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी, और तब मैंने ये बोल दिया था, मैं अभी देखिए आने वाले टाइम में पंजाब के अंदर और कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े धमाके होंगे। वो हो रहे हैं अभी, क्योंकि जिस तरीके से ये कांग्रेस चल रही है, ये परिवार चल रहा है, ये जब तक गांधी परिवार रहेगा कांग्रेस कभी भी फल फूल नहीं सकती। बिल्कुल। पीयूष पंत जी, आप लंबे समय से दोनों पार्टियों को देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्या बड़ा बदलाव नज़र आता है कि चिंतन शिविर के आगे एक शब्द लगाया था, नव संकल्प। क्या लगता है कि नव संकल्प जैसा कुछ आपको दिखता है इन 3 दिनों के चिंतन शिविर में? देखिए, ये बात है कि कुछ तो चिंतन मनन हुआ है, और वो बातें सामने आई भी हैं, और किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, और किस तरह से जो है कांग्रेस की जो अपना उसकी एक दर्शन रहा है उसको मजबूत किया जाए, और पुराने जो कांग्रेसी नेता रहे हैं उनकी जो भूमिका रही है उसको और उद्घाटित किया जाए, और जो है कि कार्यकर्ताओं के साथ जो है एक संवाद स्थापित किया जाए। इस तरह की एक जो निरंतरता लाने की कोशिश जो है इस चिंतन शिविर के माध्यम से निकली है। और अगर आप देखिए, जो बात लगातार चली जा रही है कि ये बात सही है कि देखिए कांग्रेस आज इस स्थिति में है कि क्योंकि वो विभिन्न और नहीं है कांग्रेस, और हर कोई ये चाहता है आज जल्दी से जल्दी जो है वो गली में सत्ता में पहुंचने की कोशिश करता है। आप देखिए जितने भी लोग छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो सुनील जाखड़ हो या चाहे वो जो हार्दिक पटेल हो, ये सब जो है एक कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा के चलते जा रहे हैं। आप देखिए कितने साल जो है कांग्रेस से जुड़े रहे, आप पार्टी से जुड़ाव देता आपका पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ाव था। आप खुद उसमें जो है आपको पार्टी ने पंजाब का अध्यक्ष बनाया था वहाँ पे, और तमाम सम्मान दिया आपको सांसद बनाया, आप विधायक बने थे पार्टी से, और उसके बावजूद आप जो है कि आप कहते कि आप छोड़ के चले आते हैं, आपको लगता है कि शायद आपको जो है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ दे रही, और क्योंकि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इस बात से अगर आप जो आपका अध्यक्ष बनाया गया तो आपने कांग्रेस की कितनी जान फूंकी, वहाँ कितना सफल रहा, क्यों हटाना पड़ा आपको, वहाँ भी उनके डिफरेंस से मुख्यमंत्री के साथ जो पंजाब के। तो आप ये है गिरेबान में जाके देखिए, हार्दिक पटेल है, वो अभी से जो है 3 साल हुए उसको कांग्रेस में आए हुए, आपने युवाओं को लाने में बात कितना सड़क चलाए युवाओं को, पार्टी में जान फूकने के लिए क्या किया आपने एक चुनाव जीतने में मदद करी कांग्रेस की निश्चित रूप से 2017 में, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वहाँ पे आप कहते हैं कि आपको सम्मान नहीं है, तो आपने क्या कोशिश करी कि नहीं करी? आप क्यों नहीं चिंतन शिविर में आए? तो आपको भी तो जो है कि वो छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ जो है नेतृत्व को आप जो है कि ब्लेम करेंगे, नेतृत्व में कमी है निश्चित रूप से, ये कमी है। मुझे लगता है चिंतन शिविर में इसको दूर होना चाहिए कि देखिए ये बात लगातार सामने आ रही है, जो भी पार्टी छोड़ के जा रहा है कांग्रेस की, उसको वो यही कह रहा है कि कहीं जो है जो नेतृत्व है वो बातचीत नहीं करता है, कोई न कोई इस तरह के वो घिरे हुए हैं, वो जो नेतृत्व है जो उन तक पहुंचने नहीं देता है। हमारी शंकाएं जो है, जो हमारे सवाल हमारे मन में हैं, उनका निराकरण नहीं करता है तो नेतृत्व। तो ये बात सही है, अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को दूर करना होगा, वरना नेता को जानने का एक कारण। लेकिन पीयूष पंत जी, सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो राजनीति में रोचकता चाहिए वो शायद कांग्रेस में नहीं मिल पा रही है, इसीलिए कांग्रेस का परिवार टूटता जा रहा है। मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। पीयूष पंत जी, मेरा सवाल आपसे कि दरअसल वो रोचकता जो राजनीति में होनी चाहिए वो कांग्रेस में से खत्म होती जा रही है, और शायद इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि धीरे धीरे करके बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस से किनारा करते जा रहे हैं, और वो जो रोचकता है, जो एक रहना राजनीति का कि चारों तरफ सर्वव्यापी रहना, वो नहीं हो पा रहा है, और शायद एक कमजोर विपक्ष भी बहुत मजबूत नहीं बन पाई कांग्रेस। नहीं, देखिए चंद्रशेखर जी, आप देखिए पिछले बिल्डअप की गई है पिछले करीब जो है कि 10 साल में जो है आप कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है निश्चित रूप से। लेकिन आप इस परिदृश्य को देखिए जहां मूल मुद्दों से भटका के आपको कहाँ ले जाया जा रहा है, एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है, उसके आधार पर लोगों के दिमाग में धर्म और धर्म को इस कदर घुसा दिया जा रहा है कि उनको अपने लिए संकट के नौकरियों का पैदा हो रहा है। जो आर्थिक जो हालात बन रहे हैं, जो कर्ज लगातार देश का बढ़ता जा रहा है, जो बैंक का जो एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो अदानी जो सबसे बड़ा आदमी जिस चौथे पादान पे पहुंच गया देश में, वो समझिए कितना डॉलर उसने कमा ली, लेकिन वो उसके ऊपर बैंक का बकाया है कर्ज। लेकिन सर कांग्रेस तो नहीं कह पा रही है ना इस बात को। सर कांग्रेस नहीं कह पा रही है इस बात को। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को जिस मुखरता से कहना चाहिए था कांग्रेस नहीं कह पा रही है। नहीं, कांग्रेस है नहीं इस बारे में निश्चित रूप से। कांग्रेस इन चीजों को लेके राष्ट्रीय तक नहीं गई है, वो सिर्फ जो है कन्फाइंड हो गई है दिल्ली से पूरी तरीके से। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के साथ आप अस्वस्थ ही हैं, लेकिन वो जो ग्रासरूट तक आपको एक कार्यकर्ता तक जाना है, उनको तैयार करना है, उनको फिर से एक ऊर्जा उसमें पैदा करनी है, वो निश्चित रूप से जो राय नहीं है कांग्रेस इसमें अटल रही है। उम्मीद यही है कि चिंतन शिविर के बाद शायद वो ऐसा करे, क्योंकि दूसरे जहाज को हर कोई छोड़ के जाना चाहता है, वही हाल हो रहा है कांग्रेस का। तो कांग्रेस को अपने को ग्रासरूट लेवल से फिर से एक बार जो है स्थापित करना होगा। और देखिए ये समय लगता है, कोई भी पार्टी का हर समय जो अच्छा नहीं होता है। आज कांग्रेस के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा रहेगी, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा। जो नेता आते हैं, देखिए सुनील जाखड़ ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, आप याद कीजिए जब दिल्ली को बनाया गया था मुख्यमंत्री वहाँ था, उन्होंने ये कहा था एक पोर्टल के इंटरव्यू में कि जो टूटा होता है वो जमीन पे होना चाहिए, उसको सिर पे नहीं रखा जाता। तो दलितों के प्रति क्या नजरिया है, ये ब्राह्मणवादी नजरिया। और राहुल गांधी ने क्या कहा था कि जो भी आरएसएस की आइडियोलॉजी को मानते हैं कांग्रेस में, वो फिर चले जाए कांग्रेस को। तो अच्छा वो सुनील जाखड़ का ये नजरिया है, एक ब्राह्मणवाद का नजरिया, आप दलितों के प्रति ये नजरिया है जो कांग्रेस के लिए और भी डैमेजिंग हो सकता था। तो अच्छा उनसे छुट्टी मिल गई कांग्रेस। तो कांग्रेस का देखिए मुझे इतना ट्रांजिशन का, लेकिन सर कितने लोगों से छुट्टी लेगी? सर बात यह है पीयूष जी, छुट्टी कितने लोगों से लेगी कांग्रेस? बात यह है, मैं आऊंगा आपके पास। रत्नाकर जी, कितने लोगों से छुट्टी लेंगे आप? और छुट्टी लेते लेते कहीं आपको लगता नहीं है कि वो लास्ट समय आ जाएगा कि अब यहां से आगे कुछ रहा नहीं है? बिल्कुल नहीं। और सवाल आपसे पूछना पड़ेगा, सवाल में कोई किसी तरह का मुलाहिजा नहीं कर सकते, क्योंकि कमजोर विपक्ष, कमजोर कांग्रेस कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए भी बड़ा खतरा है, और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी कांग्रेस को जो मजबूती होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। धीरे धीरे करके कांग्रेस टूटती जा रही है, और रोज जो खबरें आती हैं, सुनील जाखड़ हो, इंद्रजीत सिंह हो, या तमाम वो नाम जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। पंजाब में भी आज बड़ा एक वटवृक्ष उखड़ गया है, यह आपको मानना पड़ेगा कांग्रेस से। देखिए त्रिशूल जी, रत्नाकर जी मैं आपके पास आऊंगा। इंद्रजीत सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं त्रिशूल जी, क्या हिंदुस्तान उसका नेतृत्व में चल सकता है जिसको ये नहीं पता कि गेहूं का बूटा होता है या पेड़ होता है? आप उस बंदे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और देश चलाना चाहते हैं जिसको ये नहीं पता कि गेहूं का पौधा होता है या पेड़ होता है। तक्षशिला जो है बिहार में है, ऐसे तमाम उदाहरण है। ठीक है, ये व्यक्तिगत आरोप अगर आप लगाएंगे, आप मुद्दों से भटकेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में जाने का आपको यही होगा। ठीक है, आप जवाब दीजिए, आएंगे नहीं, जवाब दीजिए, और दूसरे मुद्दों पे आएंगे। जवाब दीजिए क्या आप उसके नेतृत्व में काम करेंगे? ये तो जाखड़ साहब है जो सुनिए देखिए वो 50 साल कर रहे हैं, हमने तो 70-80 साल कांग्रेस में गाल दिए अपने। तो हमने क्या मिला, क्या दिया उन्होंने?
बस यही तो सोचना है आपको। आपने पार्टी को क्या दिया वो बता दीजिए, आपने पार्टी को कितना मजबूत किया है वो बता दीजिए। भाई साहब, पंजाब के अंदर ज्ञानी, बात सुनिए, पंजाब के अंदर कार्यकर्ताओं को जोड़ा है ये बता दीजिए। आप जो लोग छोड़ के जाने वाले हैं वो पकी पकाई जो है खीर है वो खाने वाले लोग हैं। मैं त्रिशूल जी फिर वही बात दोहराता हूँ, अब वरिष्ठ पत्रकार जी ने ये इस बात को भी पहले बताया है कि ये लोगों ने कांग्रेस के लिए क्या किया है जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। हार्दिक पटेल जैसे लोग जो महज 3 साल हुआ था बड़ी बड़ी बातें करके आए थे कांग्रेस में, आज वो अति महत्वाकांक्षा, ये महत्वाकांक्षा कह रहे थे, मैं बता रहा हूँ कि अति महत्वाकांक्षी है ये लोग अभी 28 साल की उम्र में ही मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं ना। आप तो गुजरात में तो धैर्य रखिए, नरेश पटेल आ रहे हैं, श्री घोटलधाम ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। गुजरात में तो सब रखिए, गुजरात में तो सब रखिए, आ रहे हैं। भाई साहब कोई कोई छोड़ने को तैयार नहीं है कांग्रेस। अगर कांग्रेस का नेतृत्व आप सही कर लीजिए, उसके रूल एंड रेगुलेशन सही कर लीजिए और उसकी जो नीति सही कर लीजिए, कोई छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। उनकी नीति गलत है तभी छोड़ के जा रहे हैं। मैं आऊंगा इंद्रजीत जी आपके पास। रत्नाकर जी जवाब आपका। वो रोचकता पैदा क्यों नहीं हो पा रही है जो बीजेपी ने कर दी है? उसका कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता ऐसे जिम्मेदारी लेके बात करता है जैसे वही देश चला रहा हो। कांग्रेस में ये नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं त्रिशूल जी इस बात को मैं स्वीकार करने में जरा भी हिचक नहीं रखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ सालों में कमजोर हुई है। इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और इसको स्वीकार करते हुए हम लोगों ने संगठन के अंदर पहले तो वो सारे लोग जो कांग्रेस में रह के और ब्राह्मणवादी विचारधारा रखते थे उन लोगों को एक साइडलाइन का करने का काम किया है और आज वही लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने ही, अब मैं ये जातिवादी की बात नहीं करता, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मणवाद सोच मतलब एक समुदाय विशेष के लिए सोच रखना। कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं है। आपने ही किया सर, ये पार्टी में किसके साथ क्या किया? नहीं है। आपने ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया, अब आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणवादी सोच। क्वेश्चन पूछिए, मैं सुना नहीं। रत्नाकर जी, सबसे ज्यादा ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कहीं भी आप कोई भी उदाहरण लेंगे तो कांग्रेस से बने। आप कैसे कह रहे हैं ये बात? हमने पंजाब में पहली बार दलित मुख्यमंत्री दिया था, ये तो भूल रहे हैं। क्या हुआ? प्रतिनिधित्व दिया कहने क्या हुआ, क्या बताइए ना। अरे भाई हुआ क्या? तो ब्राह्मण लोगों को हमने आपने उस दलित मुख्यमंत्री के संग 4-4, 8-8 चेहरे उतार दिए मैदान में। लोग भ्रमित हो गए कि कांग्रेस किसके साथ चल रही है। कांग्रेस का मुखिया कौन है? सिद्धू हैं, सुनील जाखड़ हैं, अंबिका सोनी है, चरणजीत सिंह चन्नी है और बहुत सारे नाम सामने आ गए। तो कहीं ना कहीं तो गतिरोध हुआ ना, उस गतिरोध को खत्म नहीं किया गया और वही गतिरोध राजस्थान में चल रहा है, वही गतिरोध मध्य प्रदेश में था, वही गतिरोध हरियाणा में था। मैं आपको बहुत सारे नाम गिना सकता हूं और यहां हम आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि गतिरोध कैसे खत्म होगा, कैसे ये टूट फूट रुकेगी? क्योंकि अगर इसी तरह टूट फूट होती रही तो कांग्रेस आप जानते हैं कहां पहुंच जाएगी एक दिन। देखिए कांग्रेस कहां पहुंच जाएगी, ये जो लोग सपना सजा के बैठे हैं कांग्रेस मुक्त भारत का, उनका सपना कभी सच नहीं होने वाला है। क्योंकि तो 30 साल पुरानी पार्टी है और गांव-गांव तक इसका जड़ फैला हुआ है और हम आज भी देश में 750 से ज्यादा हमारे विधायक हैं और मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में हम आज भी खड़े हैं और बहुत बखूबी से, बहुत बेताबी से हम अपनी बातों को सामने रखते हैं, बिना किसी डर के और बिना किसी झिझक के। हम कभी सीबीआई के आगे अपना नतमस्तक नहीं हुए मायावती की तरह। ये सिखाया किसने बीजेपी को? ये बीजेपी को किसने सिखाया बताइए आप? वो ये बात अलग चीज है, ये बात अलग है कि किसने सिखाया। आपने क्या आज के परिदृश्य में देखिए, आज किसने सिखाया है ये भारतीय जनता पार्टी को कि देश से जुड़ी हुई समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की, उन समस्याओं पे बात नहीं करना, वो सिर्फ हिंदुत्व के ऊपर बात करना, ये किसने सिखाया है? ये हमने तो नहीं सिखाया। रोकिए ना भाई, रोकिए ना, विपक्ष में बैठे हैं, सड़कों पर उतरिए, लोगों को भरोसा दिलाइए। कोई रोक रहा है क्या आपको? दिलवाइए, करोड़ों वोट मिल रहा है आपको, आप प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं काम? आपको करना चाहिए भाई। बिल्कुल, अरे सुनिए तो आपको बातों का जवाब दे रहा हूँ मैं। चिंतन शिविर में हमने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 15 अगस्त से रोजगार दो अभियान, पैदल अभियान चलाने का संकल्प लिया है और उसके बाद 2 अक्टूबर से
गांधी जयंती के दिन हम गांव-गांव तक पैदल मार्च करेंगे और जनता से सीधे संवाद करेंगे और जनता से सीधे जुड़ाव करेंगे। तो नौ संकल्प जो चिंतन शिविर हुआ है तो उसमें तो बहुत सारी ठीक है, चीजें निकल के आई ठीक है, है और जब निकल ठीक के है, आई चलिए मैं आपके पास आऊंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। रत्नाकर जी, देखिए, आपको ये समझना होगा कि देश की जनता को कैसे गले लगाया जाए, कैसे जिसने आपको बिल्कुल कहीं सिरे से उखाड़ कर फेंक दिया है, और आज आपको उन लोगों के बीच में जाकर ये भरोसा दिलाना होगा कि विपक्ष के रूप में कहीं ना कहीं कांग्रेस मौजूद है। देखिए त्रिशूल जी, भले ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी लेकिन हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे ही लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करेंगे। हम धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे। आज हम पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए ये नौ जो है पूछ लीजिए। हाँ, नए नेता है, इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आज जो है ये क्यों नहीं बात करते हैं महंगाई के ऊपर। आज जो डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं। आज क्यों नहीं बात करते हैं, ये पंजाब में रहते हैं और पंजाब की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं किसानों की लागत का जो 1.5 गुना मूल्य, ये क्यों नहीं इसको कानूनी जमा पहनाया जा रहा है। एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं लाई जा रही है, इसको कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ जो टीवी में बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जवाब दे रहे हैं। क्या इंद्रजीत सिंह जी से जवाब ले लीजिए, आप ले लीजिए, दे रहे हैं। अरे और बहुत सारे प्रश्न हैं। हाँ, अभी एक तो ले लीजिए जवाब। कृषि कानून बनाए थे और ये कांग्रेस ने ही उनको खराब किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खराब किए सारे ये आंदोलन चलाकर उसको। वो जो कानून अगर आप तरीके से पढ़ते तो किसानों के हक में थे वो कानून, पर उनको गलत मिसगाइड करने के तो मोदी जी ने बिना, तभी तो मोदी जी ने बिना डिस्कशन किए वापस ले लिए कि इनको नहीं समझ आ सकती। कई दौर के मीटिंग हुए किसान नेताओं से, किसानों से, उनको आप समझा नहीं पाए कि किस तरह से ये फायदेमंद था। अब नहीं समझ आया तो उनको आप यहाँ के दलील दे रहे हैं। अब पीछे अपोजिशन अगर किसान हित में था तो कानून वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी। तो भाई साहब एक चीज ये भी बता दीजिए, अभी किसान आंदोलनों ने जो कांग्रेस यहाँ पे आगे इलेक्शन भी लड़ा था, तो कौन सा उसमें से कोई जीत के आया। अगर पब्लिक उनके साथ होती तो उनको जिताती नहीं क्या पंजाब में। एक ही समझिए, एक भी एमएलए जीता, सभी की जुबानें जब्त हुई हैं। मुझे नहीं मालूम है कि आपको राजनीति का अनुभव कितना है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना जरूर चाहूंगा। ये जितने संगठन होते हैं ना, जब ये कोई धर्म विशेष संगठन होते हैं, कोई जाति विशेष संगठन होते हैं, कोई इस तरह के संगठन होते हैं ना, जब ये चुनाव लड़ने की बारी आती है ना, तो ये सारे संगठन फेल हो जाते हैं। ये आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप किसी भी मुद्दे को लेकर के अगर सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप अगर आप चुनाव में जाएंगे तो जनता आपको चुन के ला देगी, क्योंकि जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं। आप एक मुद्दे पे तो अपनी आवाज प्रखर कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता है क्या कि आप दूसरे मुद्दों पे भी इस सरकार से लड़ाई लड़ सकते हैं। तो नहीं था वो किसान संगठन में, वो संगठित नहीं थे, उनके पास मुद्दा विहीन थे, कोई विजन नहीं था, इसलिए लोगों ने उनको हरा दिया। पेट्रोल के रेट बढ़े। और पूछना चाहूंगा मैं भाई साहब आपसे जवाब दे दीजिए ना भाई। एक चीज जवाब देता हूँ, एक चीज पूछना चाहता हूँ। पेट्रोल के रेट बढ़े, गैस के रेट बढ़े, डीजल के रेट बढ़े, क्या कांग्रेस सड़कों पे आई अभी तक? कांग्रेस डे 1 से सड़कों पे है। मैंने तो कभी देखा नहीं उनको। जितने 6-7 साल उन्होंने कांग्रेस के लीडरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब आप अभी बोल रहे थे कि मैंने कांग्रेस के लिए बहुत काम किया। आप दिसंबर के पहले कितनी बार सड़कों पे उतरे थे पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए, जरा बता दीजिए मुझे। पहले हम उतरे हैं, आप बता दीजिए कांग्रेस के लिए कितनी बार उतरे थे। भैया मैंने तो कांग्रेस ज्वाइन ही नहीं की थी पहले भी। मेरे दादाजी सुनिए, मेरे दादाजी कांग्रेस के थे। मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, पॉलिटिक्स में अब आया हूं। मैं यही पूछ रहा हूं एज ए कॉमन आदमी। मैं एज ए कॉमन आदमी पूछ रहा हूं, जब रेट 5 पैसे भी बढ़ता था तो बीजेपी सड़कों पे आ जाती थी, सिलेंडर लेके सड़कों पे आ जाती थी। अब रेट बढ़ रहे हैं, कोई कांग्रेसी लीडर, क्योंकि 60 सालों में
उन्होंने इतना पेट भर रखा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई से, बिकॉज सभी लीडर बन चुके हैं कांग्रेस के अंदर, कोई वर्कर नहीं है। जहाँ जिस पार्टी के अंदर कोई वर्कर नहीं होगा, देखिए मन से वो मन पार्टी से कभी बात नहीं कर, चल देखिए सकती। रत्नाकर जी बड़े मन से बात कर रहे हैं, सब बिल्कुल खुली हुई बात कर रहे हैं। इंद्रजीत सिंह कोई लाग लपेट की बात नहीं कर रहे हैं, सुन मैं कोई लीजिए। वो नहीं देखिए बात कर रहा, मैं कोई बीजेपी की बात नहीं कर रहा, एज ए कॉमन आदमी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। पीयूष पंत जी, पता है जनता को, सबको पता है कि इस 10 रुपए की थैली में 50 पैसे का आलू नहीं है। क्यों खरीद ले रही है जनता उसको? सवाल सबसे बड़ा ये है, क्यों ले पा रही है उसे, क्यों ले रही है, क्यों नहीं उस पर विरोध कर रही है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ना, ब्रांडिंग है, कुछ भी है। कांग्रेस वो काम नहीं कर पा रही है जो बीजेपी कर रही है। निश्चित रूप से देखिए जयशंकर जी, बिल्कुल कांग्रेस जैसे कि अभी रत्नाकर जी कह रहे थे, तो शुरू में तो आई थी, चाहे प्रोटेक्शन जरूर थी, तो दिल्ली की सड़कों से लखनऊ में भी चाहिए थी उसकी, लेकिन आपको लगातार जिस तरह से दाम तो हर दिन बढ़ रहा है ना, हर चीज के दाम हर दिन बढ़ रहा है और लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये सरकार बिल्कुल इनसेंसिटिव हो चुकी है जनता के तकलीफों के प्रति और जो महंगाई के प्रति जो है। तो कांग्रेस को दुनिया ऊर्जा के साथ हर दिन इनको प्रोटेस्ट में आना चाहिए था, इसको सड़क पे ही होना चाहिए। इसको जो है कि चिंतन शिविर करेगा जो 5 स्टार होटल में, वहां से निकल के सड़कों पे आवाज होना चाहिए बिल्कुल। तो ये लगातार आपको दिखाई देना चाहिए कि आप जनता के दुख में उनके साथ हैं, तभी जो आपका खोया हुआ जो कांग्रेस का एक विश्वास जो जनता ने जो खो दिया है वो वापस हो सकता है। धर्म के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं एक फर्जी तरीके से, जो जिसे धर्म के एक जो है नशे में लोगों को डाला जा रहा है, उससे निजात तभी आप करा सकते हैं जब आप सड़कों पे होंगे, लोगों के साथ होंगे, उनकी दुखी रथ पे हाथ रखेंगे और उनसे कहेंगे, उनको आश्वासन दीजिए कि नहीं हम आपकी लड़ाई में, आपके संघर्ष में आपके साथ हैं। इसके लिए आपको इसी कमरे में बैठ के जो है भाषण देने से नहीं होगा या बातचीत चिंतन करने से नहीं होगा, आपको सड़कों पे निकलना होगा। 24/7 जो है आप समझ लीजिए, ये बात मान लीजिए बिल्कुल, कि आपको लगातार हर दिन जो है सड़कों पे होगा और पूरे देश में होना पड़ेगा। इसके लिए आपको लगातार सभाएं करनी होगी, तब जो लोग सोचेंगे कि हाँ वाकई कांग्रेस जो है हमारे बारे में चिंतित है। देखिए वरना पीयूष जी, अभी तक जो है पीयूष जी देखिए मैं आपको ताजा, पीयूष जी देखिए मैं ताजा उदाहरण आपको बताता हूं कि चिंतन शिविर हुआ, उसके बाद वहाँ जो अध्यक्ष थे युवा कांग्रेस के गणेश घोगरा विधायक है, वहाँ से उदयपुर से ही आते हैं, उदयपुर के जो आदिवासी क्षेत्र से, उन्होंने जोश में आकर एसडीएम कार्यालय में ताला वगैरह लगा दिया ग्रामीणों की मांग को लेकर, और उन पर केस दर्ज हो गया रात को, और उन्होंने सुबह इस्तीफा दे दिया। क्या कहेंगे ऐसे, बताइए। नहीं, ये तो अभी उसका है यही जो है देखिए इनप्रैक्टिकल या कहिए कि अपरिपक्व जो है कि एटीट्यूड है जो आजकल के जो इस तरह के युवा नेता आ गए हैं, वो हर पार्टी में आप देखिए, दूसरी पार्टी में भी हम देख रहे हैं किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। अपने को स्टैब्लिश करने के लिए युवा नेता जो है जिस तरह के काम कर रहे हैं, वो जो है जिस तरह के जो दंगे फसाद कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, ये भी हो रहा है और इस तरह के काम भी हो रहे हैं। तो ये अति उत्साह से बचना होगा। आप प्रदर्शन कीजिए, करिए, किसानों की आपको जिसकी जो भी अग्रिड पार्टी है उसको नए कायदे से आप डीएम से बात करिए, उससे सम्मान करिए, प्रदर्शन कीजिए। ये थोड़ी कि आप ताला लगा दें तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में अगर रुकावट डालेंगे तो निश्चित से केस होगा आपके खिलाफ। तो इससे बचना होगा, कांग्रेस को समझना होगा पार्टी के चक्कर में कहीं जो है और आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी न मार दें, तो ये बचना होगा। इससे जो डेमोक्रेटिक फॉर्म्स है, जो लोकतांत्रिक तरीके हैं, और आज से नहीं बहुत समय कांग्रेस को जानती है, कांग्रेस को जो है कि मुझे याद है किस तरह से जो है फेरी निकालती थी कांग्रेस, सुबह सुबह जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता निकलते थे जो है सड़कों पे जो है, और वो जो है कि नारे लगाते हुए जाते थे, लोगों को जागृत करते थे। तो वही संसदीय कांग्रेस की तो जानी होगी, और आपको सड़कों पे निकलना होगा, हर दिन निकलना होगा और लोगों के साथ काम करना होगा, गाँव में, शहर में, सब जगह, ताकि एक आपका सम्मान स्थापित हो। लोग फिर से कांग्रेस पर आकर्षित हो। सिर्फ जो है बड़े बड़े बात कह के नहीं काम चलेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये सोचना होगा, और चिंतन शिविर में इसको भी बातचीत हुई, इसीलिए इन्होंने कार्यक्रम रखे हैं कि जो अक्टूबर से निकलेंगे और लोगों तक जुड़ेंगे, तो अच्छी बात है अगर निकले। लेकिन अब किसी अभी उत्साह से भी बचना होगा। अभी उत्साह जो है वो खतरनाक होता है। आपको सोच समझ के बहुत ठंडे दिमाग से काम करना होगा, क्योंकि राजनीतिक देखिए लोकतंत्र ने आपको बहुत से इतने ज्यादा जरिए दिए हुए हैं, इतने आपके पास इतने हथियार हैं
तो आप शांतिपूर्वक काम कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन करके आप सिर्फ धरने में बैठ जाइए, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, वहाँ कोई हिंसा नहीं है। और हिंसा होती तो प्रशासन की तरफ से होगी, तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, इसका फायदा आपको मिलेगा, पार्टी को मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद ही जो हिंसा को उतारू हो जाए, आप तालेबंदी करने लग जाए, तो इसका नुकसान पार्टी के नीचे होगा, जो इस टाइम में जो है कांग्रेस ये अफोर्ड नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये समझदारी दिखानी पड़ेगी कांग्रेस को, तभी जो है उनको फिर आगे की सफलता मिल सकती है। वरना जैसे चंद्रशेखर जी आप कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस जो है कहीं दिखाई भी नहीं देगी। आज अगर वो राष्ट्रीय दल है तो कल को सिमट के पता नहीं कहाँ चली जाए, पता नहीं। बिल्कुल सर, तमाम चीज़ों में, तमाम आंकड़ों में गिरती जा रही है ना कांग्रेस, तो वो कहीं ना कहीं तो जवाब देना होगा। रत्नाकर सिंह जी, देखिए, आपको पता है आप नोटिस देते रहे, सुनील जाखड़ की परीक्षा लेते रहे, सुनील जाखड़ को तमाम परीक्षाओं से, अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, अंततः उन्होंने नाता तोड़ लिया। आपको पता है बीजेपी को कितना बड़ा फायदा होगा पंजाब में सुनील जाखड़ के जाने से, ये बात जानते हैं आप? देखिए क्या होता है, एक तरफ जो है आप लोग कहते हैं कि पार्टी में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है, और जब पार्टी में कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो खुलेआम बयानबाजी करते हैं, खुलेआम चीजों को पार्टी की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, और हम उनको नोटिस देते हैं तो उसके प्रश्न उठाया जाता है। कहीं ना कहीं एक लकीर है, उस लकीर को पार नहीं करने देना है हमें। तो अब जो निर्णय लिया गया है कि जितने भी लोग इंडिसिप्लिन हैं, जितने भी लोग संगठन के प्रति जो मुखर होकर एक बगावती सुर अलापते हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, जिसका नतीजा सुनील जाखड़ आपने देखा। उनको बर्खास्त करने से पहले ही वो इस्तीफा दे करके और भारतीय जनता में ज्वाइन कर लिए। मैं त्रिशूल ये चीज कहना चाहूंगा, देखिए ये जो पार्टी विचारधारा से चलती है और लोग विचारधारा से ही जुड़ते हैं। आज हम गांधीवादी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, बहुत सारे नेता हमारे पास जुड़ते हैं, छूट भी जाते हैं। नरेश पटेल का नाम लिया आपने, वो हार्दिक पटेल से भी बहुत बड़ा कद उनका गुजरात बड़ा कद है, 11 जिलों में, सौराष्ट्र क्षेत्र में 11 जिलों में बड़ा कद उनका। बिल्कुल जी, पाटीदार नेता है और बहुत ही प्रभावशाली नेता है, और उनका कद बहुत बड़ा है इनका। हार्दिक पटेल का अगर देखिए तो जमीनी पकड़ बहुत कम है, ये मीडिया से आए हुए नेता लोग हैं। और नरेश पटेल जैसे, अरे सर आप ही की पार्टी में थे, आप ऐसे ना कहिए, अब छोड़ के चले गए तो आपके कुछ नहीं रहे, लेकिन आप ऐसे नहीं, वो हमारी पार्टी में आए तो कह रहे थे कि मरते दम तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। आज उनको कांग्रेस जो है बुरी लगने लगती है। राजनीति में तो कोई स्थायी मित्र नहीं होता, कोई स्थायी शत्रु नहीं होता ना, राजनीति का ये भी तो एक वही मैं उदाहरण देना चाहता हूँ त्रिशूल जी, मैं वही उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, पार्टियों में छोड़ना और ज्वाइन करना ये सिलसिला चलता रहता है। मैं आपको 5 राज्यों के चुनाव के पहले का भी एक उदाहरण दे देता हूँ। उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में 12 सिटिंग विधायकों ने इस्तीफा दिया था। जी, और उत्तराखंड की बात ले लीजिए, बड़े कद्दावर नेता हरक सिंह रावत थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन कर दिया था। गोवा का उदाहरण ले लीजिए, गोवा में माइकल लोबो अपने पत्नी सहित जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ गए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। बिल्कुल। इंद्रजीत सिंह जी, क्या लगता है कि सुनील जाखड़ जैसा वटवृक्ष कांग्रेस से उखड़ गया है पंजाब में, तो बीजेपी को बड़ा फायदा होने वाला है पंजाब में, या आने वाले समय में बीजेपी को कहीं ना कहीं एक जो पंजाब में जड़ें जमाने का मौका मिल जाएगा? बड़ा चेहरा बीजेपी के पास नहीं था पंजाब में, और इस चेहरे की जरूरत थी बीजेपी को, और ये तलाश शायद पूरी हो गई अब सुनील जाखड़ के आने के बाद। बिल्कुल सही बात। सुनील जाखड़ सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए रत्नाकर जी, सुन लीजिए रत्नाकर जी। सुनील जाखड़ जी बहुत ही पुराने सुलझे हुए लीडर हैं। जो उनके फादर साहब थे बलराम जाखड़ जी, स्पीकर भी रह चुके हैं, और बहुत ही सुलझे हुए ज्ञानी जी के साथ भी उन्होंने काम किया है। और जो जाखड़ साहब अभी तक पंजाब के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस को संभाल रहे थे, और कोई प्रधान नहीं संभाल पाया जिस तरीके से जाखड़ साहब ने संभाला इनको। मैं इनमें वो चीज़ देख रहा था जब ज्ञानी जैल सिंह जी को पंजाब का प्रधान बनाया गया था, जिस तरीके से वो वर्क करते थे और जो वर्कर्स की कदर करते थे, वो जाखड़ साहब में ये गुण थे उनमें। तो ये हमें एक बहुत ही अच्छे पंजाब के लिए, पंजाब को बहुत अच्छा लीडर मिल गया है, जो कि बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा एक भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि ऐसे सुलझे हुए बंदे ही चाहिए हमें। ठीक है। रत्नाकर जी,
क्या लगता है सुनील जाखड़ के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सुनील जाखड़ जी वो ऐसे वटवृक्ष हो चुके हैं जो फल नहीं देते, अब सूख चुके हैं। वो और जो ये है, बयान आपका है, देखिए ये बयान तो रत्नाकर जी, ये बयान तो बड़ा सुनिए हम्म, बिल्कुल वट अगर इनका इतना ही अगर अभी मजबूती पकड़ रहता तो ये पंजाब में क्यों नहीं अपना अपना करिश्मा दिखाते, ये क्यों नहीं पंजाब चुनाव जिताते? तो ठीक है, कांग्रेस का जो वो- पेड़ है वो फल देना बंद कर गया, तभी तो सूखता जा रहा है भाई साहब। भाई साहब आपको पता है 755 विधायक हैं अभी हमारे पूरे देश में, तो फल कहाँ का सूखा है जरा देख लीजिएगा। समय समय की बात है, कभी हम भी 400 सर पार थे। एक स्टेट पंजाब, पहले 3 स्टेट थी, पंजाब चला गया। एक चीज मुझे समझ ठीक नहीं, नहीं है भाई साहब एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी नेशनल पार्टी होने के बावजूद आज एक छोटी सी पार्टी आपके बराबर आ गई जो कि आम आदमी पार्टी है। वो आपके बराबर आ गई, जितने स्टेट उसके पास है उतने स्टेट आपके पास है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आपके पास कौन 2 स्टेट आपके पास रह गए, 2 स्टेट वो ले गई है, आपकी जगह तो वो लेती जा रही है। कितने विधायक हैं उनके टोटल बताइए जरा। विधायक को छोड़ दीजिए, स्टेट की बात कर रहे हैं हम। कितने स्टेट में उनका वर्चस्व है? और हमारे दिल्ली भी उनके पास है, पंजाब भी ले गए, आपसे छीन के लेके गए हैं पंजाब। 750 विधायक है हमारे पूरे देश में। नहीं देखिए सुनिए रत्नाकर जी, देखिए बड़ा वर्चस्व था कांग्रेस का पंजाब में बड़ा वर्चस्व था। पंजाब ऐसी धरती थी जहां पे कांग्रेस को हराने वाला कोई माइका लाल नहीं था। मुझे थोड़ा बोलने दीजिएगा त्रिशूल जी जरा। देखिए क्या होता है कि ठीक है 2 राज्यों में ये आ गए, ठीक है, लेकिन इनको राष्ट्रीय पार्टी बनने में और देश के कोने कोने तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगेगा। और ये कांग्रेस का ऑप्शन नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते कि कांग्रेस कई बार टूटी है और कई बार मजबूती से उभरी भी है। कभी हम भी 400 के पार थे, आज भारतीय जनता पार्टी 300 के पार है, कभी हम तो 400 पार थे ना। तो ये तो जनता है, किसको जिता देगी सर माथे बिठा लेगी और किसको जो है पटक देगी नीचे भूधरा पे। ठीक है, तो जनता का मूड कब कहाँ बदल जाए तो क्या ठीक है, कह सकते हैं? ठीक है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी भाई साहब, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए। अभी रिसेंटली 5 स्टेटों में इलेक्शन होकर हटे हैं। आप महंगाई का मुद्दा ले रहे हैं, पेट्रोल का मुद्दा ले रहे हैं और डीजल का मुद्दा ले रहे हैं और चीजों की महंगाई का मुद्दा ले रहे हैं। तो फिर जनता ने कांग्रेस को निकार क्यों दिया? 4 स्टेटों में बीजेपी क्यों आ गई दोबारा से? बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। पीयूष पंत जी, क्या सुनील जाखड़ के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। पीयूष पंत जी, क्या सुनील जाखड़ के जाने का फर्क कांग्रेस को नहीं पड़ेगा? क्या बीजेपी के लिए पंजाब में एक बड़ा चेहरा नहीं है सुनील जाखड़? नहीं देखिए, एक बड़ा चेहरा थे और फर्क तो पड़ेगा। लेकिन सुनील जाखड़ भी जिस तरह से देखिए, एक तो ये बात उनका एक ये भी था कि उनको ये कहा गया था कि उनका एक जो रोष इस बात को लेकर था कि जब चुनाव के समय जो ये कहा गया कि वो एक हिंदू चेहरा है और पंजाब में हिंदू चेहरा को जो है कि वो लोग मतलब इसको देखते नहीं चाहते, एक सिख मुख्यमंत्री बने उसके, तो वो एक नाराजगी थी उनकी वो लेके। तो ये बात देखने वाली होगी कि वो पंजाब में देखिए सिख जो है वो ही डोमिनेटेड वहाँ पे राजनीति में सामने चलता है सिखों का, ये बात तो साफ है वहाँ पे। इसलिए भाजपा वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है अपना एक प्रभाव नहीं पैदा कर पाई है अभी तक जो है, और वो जो भी उसका प्रभाव रहा है वो अकाली दल के साथ मिलकर जब उसे सरकार बनाई है उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा है तभी वो सफल रहे हैं कुछ सीटें लेने में, वहाँ 5 से 5 सीटें लेने में। क्योंकि इस बार भी आपने देखा है उनका टुकड़ा साफ हो गया क्योंकि अकेले चुनाव लड़े थे। क्योंकि पंजाब में वो हिंदू के आधार पे नॉन सिख के आधार पर चुनाव लड़ते हैं वो चेहरा देखो। तो इससे सुनील जाकर वहाँ पे देखिए बहुत, अगर वो सोचे कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो ये सफल नहीं हो पाएंगे इस बात में, ये बात साफ है। इसलिए देखिए आम आदमी पार्टी को जो है अंत में जो है कि पहले ये था कि नहीं एक नॉन सिख वहाँ का होगा मुख्यमंत्री, लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल को बदलना पड़ा इसका क्योंकि ये सच्चा था वहाँ का।
देखिए छुट्टी वहाँ का मुख्यमंत्री व्यक्त कर रहे हैं, बहुत क्या व्यक्त है वहाँ। पीयूष जी क्या लगता है अमरिंदर सिंह से भी सलाह हुई होगी, दिल्ली जाकर देखिए, कैप्टन वो अमरिंदर सिंह से भी सलाह हुई होगी सुनील जाखड़ के आने की? पीयूष पंत जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी सलाह हुई होगी, बीजेपी में सलाह हुई होगी कि सुनील जाखड़ आ रहे हैं, कैसे अंदर लिया जाए या क्या किया जाए? बिल्कुल हुई होगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ये पूछा होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह से, और ये कोशिश तो की होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए, मैं तो कहता है ये ना कि झारखंड को बहुत ज्यादा कुछ हासिल हो पाएगा, वहाँ पे राज्यसभा सीट उनको मिल सकती है और पंजाब का प्रभाव उनको बनाया जा सकता है, लेकिन क्या कुछ कर पाएंगे आगे चल के, ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह की आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी फॉलो कर रही है। और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी में देखिए कांग्रेस सत्ता का देखिए लोग वहाँ पे मुझे लगता है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी की आधी जो है वो कांग्रेस हो जाएगी, पूरी तरीके से कांग्रेस पोजिशन से इम्पोर्ट कर रही है वहाँ। पीयूष जी, दूसरी बात ये है कि बहुत पूछ होती नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। आप देखिए वहाँ जितने नेता गए हैं उनको एक पद तो दे दिया गया, लेकिन उनकी वहाँ पे उतना महत्व होता नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के खुद अपने नेता आप देख लीजिए, उनका बहुत समय बाद जो है कि वो कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो जो सब बात ये सोच के लोग जा रहे हैं कांग्रेस के नेता, वो फौरी तौर से तो उनको फायदा होगा निश्चित रूप से। देखिए पीयूष जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दरअसल बीजेपी चाहे कुछ भी ना हो उसका भी कहीं ना कहीं रस निकाल लेती है। जाखड़ जाट वोट बैंक से आते हैं और राजस्थान में चुनाव प्रचार करवा के बलराम जाखड़ का बड़ा कद रहा है, राजस्थान में भी, राजस्थान की राजनीति में बड़ा नाम रहा है, चुनाव प्रचार करवा के वहाँ पे बड़ा जाट वोट बैंक के कहीं ना कहीं सुनील जाखड़ का इस्तेमाल कर लेगी बीजेपी पूरी तरह से। नहीं निश्चित रूप से देखिए कंचेगा जी वो कर लेगी बीजेपी, लेकिन जाखड़ को कुछ नहीं मिलेगा, जाखड़ इस्तेमाल हो जाएंगे, सुनील जाखड़ का इस्तेमाल हो जाएगा बीजेपी। ये तो निश्चित रूप से बीजेपी ऐसे नहीं किसी को देती है, बीजेपी पूरा नाम खोलती है, देख लेती है आगे पीछे कितना फायदा होगा, चुनावी फायदा होगा। तो अगर पंजाब में नहीं तो निश्चित रूप से राजस्थान में मिलेगा, चुनाव राजस्थान में आने वाले हैं अभी, तो निश्चित रूप से ये है। लेकिन जाखड़ को बहुत कुछ हासिल नहीं होगा, एक राज्यसभा सीट मिल सकती है उनको, लेकिन आगे चल के उनका भविष्य क्या रहेगा जिसकी वो कल्पना कर रहे हैं। और जैसे वो उन्होंने ये भी कह दिया, इतनी बड़ी बात कह दी जो है नेशनलिज्म जो है वो बीजेपी में है, मतलब कांग्रेस में नेशनलिज्म नहीं था। नेशनलिज्म का मतलब क्या है, पार्टी में नेशनलिज्म आप क्या मतलब है? ये धार्मिक जो हिंसा बढ़ावा जा रहा है, धार्मिक इसके आधार पे जो है लोगों को बांटा जा रहा है, क्या यही राष्ट्रीयता है? क्या जो ये राष्ट्रीयता नहीं है? देखिए तो इसलिए आप इस तरह की बात करते हैं, आप समझ लीजिए उनका क्लियर एजेंडा क्या है। उनको जो है कुछ न कुछ चाहिए जो फौरी तौर पर मिल सकता है, लेकिन उससे दुगना उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। आपने खुद ही इशारा कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं, दरअसल क्या है, 4 सीटें खाली हो रही है राज्यसभा की राजस्थान में, और अगर जाखड़ वहां से राज्यसभा में चले जाते हैं तो आप समझिए कि जाट वोट बैंक का फायदा राजस्थान से सुनील जाखड़ के जाने से हो रहा है निश्चित रूप से बीजेपी को। निश्चित रूप से होगा, बिल्कुल होगा। तभी तो उनकी एंट्री हुई है बीजेपी में, वरना बीजेपी उनको पूछती भी नहीं। देखिए रत्नाकर जी, इतना गणित तो मैंने बता दिया आपको, अब आप बताइए। आप कह रहे हैं कि जिस वृक्ष ने फल देने बंद कर दिए और तमाम बातें आप कह रहे थे, मैंने आपको सारे फायदे गिना दिए सुनील जाखड़ के। देखिए तो फायदे उनको होगा कि नुकसान होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो पत्रकार महोदय कह रहे थे बिल्कुल सटीक बात कह रहे थे। फौरिया फायदा मिल जाएगा उनको, और क्योंकि फौरिया फायदा मिलेगा और बाद में उनको जो है भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र रहा है। बहुत सारे कांग्रेस के नेता गए हैं और कुछ नेता जो है दिग्गज नेता, उनको तो ये चेहरा दिखाते हैं कि हमने आपको बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं वो जो इज्जत और सम्मान और जो चीजें कांग्रेस में मिलती थी उनको वो नहीं मिल रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है और वो यूटिलाइज करती है लोगों को, और एक प्राइवेट कंपनी की तरह उसको जितना दिया है उससे ज्यादा लेने की कोशिश करती है। इंद्रजीत सिंह जी, क्या इस तरह से बीजेपी कर रही है आपके साथ? नहीं, मेरे साथ बिल्कुल नहीं कर रही, पूरा इज्जत मान सम्मान दे रही है। और कुछ नहीं, अभी आपने ही अपने मुंह से एक चीज बोल दिया कि वहां पे सिस्टम से काम करती है, तो यही तो कांग्रेस नहीं कर पा रही जो बीजेपी कर रही है। अगर सिस्टम से काम करती कांग्रेस करती तो कांग्रेस का ये हाल नहीं होना चाहिए था। अभी आपने तो बोल दिया भाई साहब। रत्नाकर जी जी
मैं इनके प्रश्न का जवाब दे दूं त्रिशूल जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये आराम पूछ से। रहे थे, हाँ, ये पूछ रहे थे कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी जीत क्यों रही है। तो अगर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, अगर डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो देखिए ये कितनी छलिया पार्टी है, छल कितना करती है लोगों के साथ। चुनाव जब आते हैं ना तो 10-10 रुपए डीजल का दाम कम कर देती है, पेट्रोल का दाम कम कर देती है, हाँ, और होल्ड कर देती है प्राइसेस इंक्रीज करना। जैसे चुनाव बीतते हैं वैसे जो है दाम बढ़ा देते हैं। फौरिया राहत पे ये 80 करोड़ जनता को राशन देते हैं, उसके बाद वो स्वावलंबी बनाने का तो वो मतलब कोई मकसद ही नहीं रहता है कि लोगों को स्वावलंबी बनाए। तो हमारी सोच में और इनकी सोच में बहुत फर्क रहा है। हम जो है लोगों को स्वावलंबी बनाते हैं, ये क्या राशन बांटते हैं, फ्री का देते रहते हैं। मैं इनके प्रश्न पे आता हूँ सीधा। देखिए, इसलिए जनता गुमराह हो जाती है। महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे गरीबी या शिक्षा का मामला हो, किसान का मामला हो, इसलिए गुमराह हो जाते हैं क्योंकि ये देश में आज की परिस्थिति आप देख लीजिए, जहां देखिए वहां पे एक हिंदुत्व का डफली इतना जोर से बजाते हैं। अभी ज्ञानवापी में शुरू कर दिया है डफली बजाना। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा की डफली बजाए, कर्नाटका में हिजाब की डफली बजाए, इलेक्शन के पहले मीट बैन की डफली बजाए। तो ये इतनी जोर से डफली बजाते हैं कि उसमें जनता से की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिनके ऊपर ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो गौण हो जाते हैं सारे मामले। और वो क्षणिक जो बोलते हैं ना, अभी पत्रकार महोदय ने बोला ना कि क्षणिक जो फायदा के लिए लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, तो ये क्षणिक जो ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं ये कि आप खतरे में है। आप अगर वोट नहीं देंगे, बहुसंख्यक अगर हमको वोट नहीं देगा तो उसका अस्तित्व तो खतरे में हो जाएगा। ठीक है भाई, मुगलों, ठीक है, समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। रत्नाकर जी समय समाप्त हो रहा है और आपका समय शुरू हो गया है। यात्रा निकालिए और लोगों के मन में कहीं जगह बनाइए। रत्नाकर जी, इंद्रजीत सिंह जी, पीयूष पंत जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट पे जुड़ने के लिए। बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, और जो बीजेपी करती है वो कहती नहीं है। और शायद सुनील जाखड़ का ब्लूप्रिंट बीजेपी के पास है कि सुनील जाखड़ का फायदा कैसे लेना है, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो आने वाला, चाहे पंजाब हो। पंजाब में बड़ा चेहरा हो बीजेपी का, जिसकी तलाश थी वो पूरा हो चुका है। अब देखते हैं कि सुनील जाखड़ का कितना फायदा बीजेपी को मिलता है और बीजेपी का कितना फायदा सुनील जाखड़ को मिलता है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।